तो मैं इनवाइट करता हूँ फराज अहमद को। सर आप आएँ और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फैज़ान। मेरा नाम फराज अहमद शेख है और मैं मेहरान यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। इस टाइम मैं लेस्को में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डिज़ाइन सर्व कर रहा हूँ। मैंने लेस्को 2015 में ज्वाइन की थी और अब तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4 से ज़्यादा साल हो गए हैं इसी पोस्ट पे। इससे पहले मैं जूनियर इंजीनियर ऑपरेशन भी रह चुका हूँ, फील्ड में सर्व किया है। आज इंशाल्लाह जैसे कि फैज़ान ने बताया कि हम लोग लेस्को के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे बात करेंगे। मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि मेरी बताई हुई बात या आपके जो सवाल हैं उनका जवाब भी आ जाए और आप में से जो एस्पिरेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। तो फराज, सबसे पहले हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल में बता दें कि अगर लेस्को में किसी ने अप्लाई करना है तो उसको किस तरह अप्लाई कर सकता है, वो क्या डिटेल होती है, प्रोसेस किस तरह होता है रिक्रूटमेंट के अंदर? लेस्को बेसिकली चूंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है इसे, और फेडरल गवर्नमेंट वापडा के एक सब्सिडरी मतलब पेरेंट कंपनी हमारी वापडा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जब बनी थी तो लेस्को वजूद में आई थी। ये बाकी कंपनीज की तरह भी प्रॉपरली एक न्यूज़पेपर में, जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट देती है, जब भी अपनी वैकेंसी अनाउंस करती है वो ये मेंशन करती है कि नंबर ऑफ पोस्ट, किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। लास्ट टाइम जब ये रिक्रूटमेंट आई थी तो सबसे पहले इसी तरह ही न्यूज़पेपर में ऐड आया था और उसके बाद आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। टेस्टिंग एजेंसी का जो लिंक दिया जाता है उस पर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म, अपनी डिटेल्स, अपनी सारी एकेडमिक रिकॉर्ड, अपना नाम, पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद एक डिमांड चालान पे करते हैं बैंक में, जिसके बाद टेस्ट की डेट अनाउंस होती है। टेस्ट की डेट अनाउंस होती है, आप अपना सेंटर सेलेक्ट करते हो, वहां पे आप जाके अपना टेस्ट देते हो। टेस्ट के बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। ये इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है जो कि लेस्को ने अपनी जो उसकी रूटीन है, प्रैक्टिस, इसको फॉलो किया है। जैसे बता दिया कि पहले एडवर्टाइजमेंट आएगी, आप सब अप्लाई करेंगे, अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, टेस्ट में अपेयर होंगे। अगर आपकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होता, तो आप टेस्ट में अपेयर होंगे। टेस्ट क्लियर करने के बाद आप साइकोलॉजिकल टेस्ट देंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन। जी सर। ठीक है, आई थिंक आपने बहुत अच्छा डिटेल में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता दिया है। तो अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि वेटेज क्या होता है, मतलब टेस्ट का वेटेज कितना होता है, साइकोमेट्रिक का कितना होता है, इंटरव्यू का कितना होता है, इसका कुछ आइडिया है? जी, सबसे ज्यादा जो चीज आपकी वैल्यू करती है, सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है, अराउंड 50 to 60% वेटेज जो होता है वो आपके टेस्ट का ही होता है। उसके बाद जो मेजर आपका चंक काउंट होता है टेस्ट के बाद, वो आपके एकेडमिक सीजीपीए होता है। दैट मैटर्स अ लॉट एज वेल। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट का वेटेज और इंटरव्यू का वेटेज ऑलमोस्ट क्लोज क्लोज सेम ही होता है। अराउंड अगर वो 10% सिलेक्ट करते हैं वेटेज अगर इंटरव्यू का, तो वो ही 10% या 5 to 10% इंटरव्यू वेटेज वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली ये लास्ट जो लेस्को ने टेस्ट लिया था 2015 में हमारे सेशन में, वाज अ न्यू थिंग। पहले ये होता नहीं था साइकोलॉजिकल टेस्ट, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने ये साइकोलॉजिकल टेस्ट को जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं किया था। लेस्को ने फर्स्ट टाइम इस चीज को अडॉप्ट किया और ये उस टाइम के सीईओ की ये पर्सनल विश थी कि इस तरह का भी टेस्ट एक होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आईक्यू लेवल का एक अंदाजा होता है। और साइकोलॉजिकली ये टेस्ट जो है बाकी भी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, तो लेस्को ने इसको लास्ट टाइम फॉलो किया था। अब नहीं मालूम कि आगे आने वाले जो टेस्ट हैं लेस्को के, इस चीज को, इस पैटर्न को अडॉप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट आपका लिया जाएगा, सबसे ज्यादा वेटेज आपका उसका होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक और उसके बाद आपका इंटरव्यू।
तो इस सारे वेटेज को काउंट करके फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये मेरा ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा कि रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या होता है और वेटेज कितना होता है। तो इसी से रिलेटेड ही सवाल था कि अगर किसी की लो जीपीए है, 2.35 सीजीपीए है या फिर 2.9 जीपीए है, तो क्या वो एलिजिबल हो जाता है पोस्ट के लिए? देखिए 2.35 जीपीए वाला तो एलिजिबल टेस्ट के लिए भी नहीं होता, क्योंकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2.5 जीपीए होती है। और ये शायद एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि जितनी भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या ट्रांसमिशन कंपनी या जनरेशन कंपनी के भी आप टेस्ट के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कम से कम 2.5 जीपीए बताते हैं आपका। तो अब सवाल आपका ये है कि जी 2.35 जीपीए वाला तो पहले बात क्लियर होगी कि वो अपेयर नहीं हो सकता अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 2.5 है। फिर आते हैं बात लो जीपीए की, अब वो 2.9 हो, 2.8 हो या 2.7 हो, इस तरह के लो जीपीए बहुत मैटर करते भी हैं। अच्छा, लेकिन ये चीज देखी जाए कि कंपटीशन, चूंकि आप एक कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आप ये जानते हो कि जी मेरी जीपीए काउंट करेगी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर आपकी जीपीए कम है और उस जगह पे कंपटीशन बहुत हाई है, या तो आप ऐसे प्रोविंस से बिलोंग करते हैं जिस तरह पंजाब में कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो जाहिर सी बात है यू हैव टू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल इन द टेस्ट। आपने अच्छा, ना सिर्फ अच्छा स्कोर लेना है टेस्ट में, बल्कि आपने कोशिश करके एस करना है टेस्ट को। और फिर अगर आप एस करके इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, तो फिर भी ये अपने जहन में बात बिठाइए कि अभी इंटरव्यू भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, बिकॉज आपने इस फैक्ट के साथ चलना है कि आपकी जीपीए कम है। तो इंटरव्यू में भी यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, जो कि अगले आपके पैनल को इंस्पायर करे कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पर्सन विद अ लो जीपीए, उसके अंदर एक पूरी टैलेंट और पूरी एक है एबिलिटी कि वो हमारी कंपनी में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। तो फिर आप रिलाई करते हो अपने टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बस। तो होप फॉर द बेस्ट। अगर किसी बंदे का जीपीए कम भी है, वो इस तरह होपलेस ना होके बैठे, बट वो ये इसको अपने टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे और इंटरव्यू में भी। ठीक है, बहुत अच्छा फराज आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसके बाद सवाल ये था कि टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी तो चले हो ही जाती है, उसके अलावा कोई ऐसी सॉफ्ट स्किल सजेस्ट करें कि जो टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के अलावा होनी चाहिए? देखिए सॉफ्ट स्किल ये है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी है जो आप समझते हैं, देखिए हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशल स्किल भी होता है। कोई सॉफ्ट स्किल की मैं बात कर रहा था कि हाँ, लेकिन आपने मेजरली ये नहीं है कि सॉफ्ट स्किल के अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि आपका बेसिक जो वे है वो आपका टेस्ट है, आपका एकेडमिक सीजीपीए और आपका इंटरव्यू है। बेयर दिस इन माइंड ऑलवेज। ठीक है फराज। अच्छा, इसके बाद सवाल ये था कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लाइक 100 के नियर कोई स्कोर कर ले, यानी 97 या 96 स्कोर? तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, टेस्ट में इतना स्कोर आ सकता है? यार टेस्ट बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड है, सही है। एमसीक्यू बेस्ड में एक सवाल बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन। अगर आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और लकीली या आप माशाल्लाह से इतने इंटेलेक्चुअल हैं, होते हैं लोग, अगर आप सारे सवाल सही देते हैं तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है कि 100 नंबर भी आ जाए। अगर ऐसा रहा होता तो हमारे पास इस तरह के टेस्ट हैं, जीआरई जैसे या एसएटी जैसे, जो कि बड़े बहुत ही मुश्किल टेस्ट कंसिडर किए जाते हैं, लोग उसमें से 340 से 340 स्कोर भी उठा लेते हैं। तो एस करना किसी टेस्ट को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई गेस अगर आप माशाल्लाह से अच्छी तैयारी के साथ आए हैं तो यू कैन स्कोर 95, 96 और इवन 100 एज वेल। देयर इज नो saying के impossible it is to achieve. No, not can't be that bad. ओके फराज। अच्छा, रेफरेंस मैटर करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं किसी भी स्टेज पे? सर अब एक चीज इस पर मैं बात करना चाहूंगा। आप खुद अपने एंड पे बात सोचें कि एक जो टेस्ट बताया जा रहा है उसका ब्रिटिश जो है वो सबसे ज्यादा आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एकेडमिक सीजीपीए होता है। दो चीजें तो आप कंफर्म अपने साथ लेकर आते हैं, जिसमें अगर कोई शख्स है जिसका 80 स्कोर है या 85 स्कोर है और उसका जीपीए 3.8 3.9 है,
तो आप बता दें कि आप खुद ही बताएं कि आप तो खुद सोच लें कि यार आप मैं किस पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ। इंटरव्यू जो बंदा एक कंसिडर करे कि यार जहाँ पे शायद रेफरेंस चल सकती हो या कोई बात हो सकती हो, उसका वेटेज 10%, हार्डली 5 से 10% है। तो ये कहना कि रेफरेंस मैटर करता है, मैं नहीं समझता। रेफरेंस से ज्यादा कुछ चीज मैटर करेगी तो वो आपकी परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब आपके पास एक चीज सॉलिड मौजूद है कि भाई मैं एक अच्छी पोजीशन पे आ चुका हूँ, यू डोंट नीड रेफरेंस और एनीथिंग एट ऑल, योर मेरिट इज विल से अ लॉट फॉर यू। तो रेफरेंस मैटर नहीं करेगी, बिकॉज उसका जो कैपेसिटी है उसकी काम करने की, वही बड़ी कम कर दी गई है। ठीक। अच्छा, एमएस डिग्री मैटर करती है या हायर क्वालिफिकेशन मैटर करती है प्रोसेस में? नहीं, एमएस डिग्री का कोई इतना कोई पिवटल रोल नहीं होता। और इसकी वजह भी यही है कि ऑब्वियसली उन्होंने जब टेस्ट कंडक्ट करना है तो फ्रेश ग्रेजुएट्स का करना है, आगे पास मेजरली फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, तो वो मिनिमम क्राइटेरिया पे आपको रखते हैं। और दूसरी बात आप ये देखें कि आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की या लेस्को की या किसी वापडा रिलेटेड कंपनी की, अगर तो कोई जॉब होती लेक्चरशिप के लिए और जहां पे बेसिकली एमएस का एक बड़ा रोल होता उस जॉब क्राइटेरिया जॉब डिस्क्रिप्शन पे, तो एक हमें बात समझ आती है कि एमएस जो है वो मैटर करेगा। पर इन कंपनीज में या यहाँ पे एमएस आपका टेस्ट में मैटर नहीं करता। हाँ, आगे जाके प्रमोशन में या आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है स्पेशल एजुकेशन या हायर एजुकेशन पे, यू आर लिटिल मोर एजुकेटेड, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, तो उसका आपको वो रिटर्न कंपनसेशन देते हैं। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, ये बड़ा रेयर होगा कि आपका एमएस कहीं ज्यादा काउंट करेगा। आपका बैचलर्स का सीजीपीए विल मैटर द मोस्ट। ठीक है, तो ये वो सवालात थे जो सिलेक्शन क्रिया या रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड थे। और मेरा ख्याल है कि अब ये तमाम ही क्यूरीज जो भी थी इससे रिलेटेड वो आंसर हो चुकी हैं, क्योंकि जो रिपीटेड सवाल थे वो हमने सारे उनको मर्ज करके और जो है ना वो एक के साथ ही कलेक्ट करके सबके आंसर ले लिए। अब हम चलते हैं टेस्ट के हवाले से ना। तो पहले फराज आप मुझे बता दें कि टेस्ट की तैयारी के लिए क्या मटेरियल आप रिकमेंड करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स होनी चाहिए तैयारी के लिए, सोल्यूशन मटेरियल क्या हो, वेबसाइट्स कौन सी हो, इसका थोड़ा सा जो आप गाइड कर दें टेस्ट के हवाले से। देखिए, 2015 में ऑलमोस्ट तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अपने टेस्ट कंडक्ट किए थे। ठीक लेस्को, है। मेपको, आपका पेस्को, केस्को, पेस्को, काफी जितनी भी कंपनीज हमारी ज्यादातर थी, गेपको ने, उनके टेस्ट पैटर्न्स को अगर मैं कंसिडर करूं, जो उनका टेस्ट मटेरियल, जो टेस्ट आया, जो उसमें क्वेश्चंस आए, हम वन वे और द अदर वी फॉल ऑन दीज 3 बुक्स, जो कि आपकी बीएल थराजा, आपकी हांडा और आपकी वीके मेहता। तो सम एक्सटेंट हम 50% 60% हम लोग ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि यार ये 3 बुक्स जो है ये टेस्ट मेकर का मेन सोर्स होंगी या हो सकती है। बिकॉज ना सिर्फ क्वेश्चंस आपके आते हैं या रिलेटेड होते हैं, बल्कि एज इट इज वर्डिंग के साथ, ऑप्शंस के साथ भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इन 3 बुक्स से। तो ये ठीक है। 3 बुक्स किसी हद तक आपका प्राइमरी, जैसे कहते हैं ना कि एक रेकमेंडेड बुक्स या टेक्स्ट बुक समझ लो, उसके बाद फिर एक रेफरेंस मटेरियल अलग से आ गया। ये रेफरेंस मटेरियल नहीं है, ये आपकी 3 से 4 बुक्स, ये आपका टेक्स्ट बुक की तरह आप इन्हें कंसिडर करो, क्योंकि ये आपका बहुत बहुत पोर्शन जो है टेस्ट का कवर कर जाती हैं। कि अगर आपने इन 3 बुक्स पे, टेस्ट बुक्स पे अच्छी तरीके से ग्रिप हासिल कर लिया, तो जब आप टेस्ट डे पे बैठोगे तो आप फील करोगे कि यार मुझे सवाल का जवाब आता है, या आप किसी हद तक कम से कम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ही गुजर जाओगे। अच्छा कि यार ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, हो सकता है ये ऑप्शन हो। आप बड़े वेल अवेयर और वेल वर्स्ड होके टेस्ट में अपने आप को फील करोगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन 3 बुक्स को तो सबसे पहले फॉलो करें, जो कि ये बीएल थराजा, डीके मेहता और एम हांडा की ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक्स आती हैं, गूगल पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकती हैं या मार्केट से भी मिल जाती हैं। उसके बाद देखो, द मोर द मेयर एक वर्ड होता है कि आप जितनी तैयारी करोगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर हम सेकेंडरी मटेरियल की तरफ अगर चले जाएं, तो हमारे पास इंटरनेट पे पास पेपर्स मिल जाते हैं, उनको देखना, उनको पढ़ना इज गुड।
उसमें आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मैं जो है टेस्ट किस किस्म का आ सकता है या सवाल किस किस्म के आ सकते हैं, सवाल का डिफिकल्टी लेवल क्या है। उसके बाद आपके पास और वेबसाइट्स हैं जो कि डिफरेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चंस और के आंसर्स आपको देती हैं। आपके फैजान आपके पेजेस हैं और किस तरह की सोर्सेज हैं जहाँ पे आप इन तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल में एप्स आ गई हैं एंड्रॉयड में कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी जो है ये मटेरियल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, और ये सारा मटेरियल अगर आप इसकी तैयारी करो तो टेस्ट में इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर। सर पैटर्न बता दें टेस्ट का, कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, और कोर्स कंटेंट्स वगैरह कौन कौन से होते हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं टेस्ट के लिए। सबसे ज्यादा तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे फोकस करें। मेजर चंक जो है 40 to 50% आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आएगा, पावर और मशीन से। ठीक है। उसके बाद आप फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके पास जो है उसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। उसके बाद ये चीजें फिर डिवाइडेड आ जाती हैं। इसमें 10 to 15% सवाल क्वेश्चन 20% इलेक्ट्रॉनिक से आ सकता है, टेलीकम्युनिकेशन से आ सकता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका सवाल आएंगे। आपके पास जो है वो मैथ्स जो आपके कैलकुलस हो गया है, लेकिन इसमें इसका पोर्शन बड़ा कम होता है जिसमें आपका ये डिफरेंशियल और कैलकुलस की क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जो है इससे क्वेश्चन कम होता है। लेकिन आपने मेजर जो है आपने देखना है कि यार चूंकि मेरा पासिंग क्राइटेरिया है 50%, ठीक है, तो जिस पोर्शन से मेजरली सवाल आना है या जिसके मेरी जो मेजॉरिटी कंटेंट जिस एरिया से आएगा मैं उसकी तैयारी कर लूँ। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि बहुत एक दो दफा, शायद 2-3 बार ऐसा भी हो सका है द टेस्ट इज वेरी सरप्राइजिंग एज वेल। तो यू कैन नॉट क्लेम कि यार मैं इलेक्ट्रिकल के सवाल नहीं आए थे, इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा सवाल आ गए थे। ये तो पहले आप क्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि ये कह देना कि यार इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा सवाल आ गए थे, मैं इलेक्ट्रिकल की तैयारी की थी। तैयारी आप कोशिश करें इलेक्ट्रिकल की भी करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी करें। जो जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जाहिर सी बात है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उनके लिए सेकेंडरी सब्जेक्ट रहा है। जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिकल उनके लिए सेकेंडरी सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि एलिजिबल दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है। तैयारी आप करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज्यादा, इसकी वजह कि आपका आगे जाके इंटरव्यू इससे बड़ा रिलेट करेगा और आपको आपकी फील्ड में भी इससे काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की आप तैयारी करें, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आप तैयारी करें। ये सारी तैयारी आप उन्हीं बुक्स से कर सकते हैं। आपको मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ये जो बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं इससे ज्यादा आपको मेरा नहीं ख्याल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फराज। अच्छा, एक सवाल है कि 80+ स्कोर करने में कितना टाइम चाहिए, कितना तैयारी चाहिए। देखिए ये तो बंदे का एप्टीट्यूड भी बड़ा मैटर करता है। हम लोग भी यूनिवर्सिटी में होते थे तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते थे जो 2-3 महीने तैयारी करते थे, तो जीपीए उनका उन दोस्तों से कम आता था जो आखिरी 15 दिनों या 10 दिनों में तैयारी करते थे। लेकिन हम एक जेनेरिक बात करेंगे, जनरल बात करेंगे कि आप वैसे तो 2 से 3 माह मिल जाते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट जो है वो 1.5 से 2 माह बाद आपका टेस्ट कंडक्ट होता है, तो 2 महीने टाइम तो आपके पास होता ही होता है। 2 महीने टाइम इज क्वाइट एनफ, ट्रस्ट। अगर आप 2 महीने 1.5 से 2 माह भी अच्छे तरीके से रिकमेंडेड बुक्स और रेफरेंस मटेरियल को स्टडी कर लें और आपकी अपनी नॉलेज जो आपने एजुकेशन अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ी है वो उस पर भी थोड़ी सी अच्छी कमांड हो, तो 2 मंथ इज क्वाइट इनफ आई गेस। एक नॉर्मल एप्टीट्यूड वाले बंदे के लिए, मैं हाईली कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे की बात नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल एप्टीट्यूड वाले बंदे की बात करूंगा, उसके लिए 2 से 2.5 माह काफी है कि वो तैयारी करके एक अच्छा स्कोर उठा सके। अब 80+ अच्छा स्कोर भी हो सकता है, अगर स्कोर 97-98 चल रहा हो तो फिर 80+ बुरा हो जाता है, लेकिन एक अच्छा स्कोर उठाने के लिए इनफ टू गेट हिमसेल्फ इनटू द इंटरव्यू 1.5 से 2 माह अच्छे काफी हैं। और ये बुक्स जो है वो 2 महीने में कवर हो जाती है। 2 से 2.5 माह आप उनको 2 से 3 घंटे भी टाइम दें डेली तो ये कवर हो जाते हैं किसी हद तक। ठीक है फराज। अच्छा, 2 सवाल अभी मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, तो जब तक आप उसके बारे में डिस्कस कर लें फिर मैं आपको रीजॉइन करता हूँ। तो एक सवाल तो ये है कि हांडा के ऑब्जेक्टिव को मेमोराइज किस तरह किया जाए।
दूसरा सवाल ये है कि कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इंटरव्यू गाइडेंस की तरफ आ जाइएगा, मैं आपको रिजॉइन करता हूँ। जी, थैंक यू। फैजान, सवाल अच्छा है कि मेमोराइज, तो देखिए एमसीक्यूज को मेमोराइज करना आई डोंट थिंक एक क्वेश्चन है। बेसिकली आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करो, और चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए डिपेंड करता है कि चैप्टर की जो है ना वो क्या नोयत है, कितना उसका डिटेल्ड कंटेंट कंटेंट डिटेल में है या शॉर्ट है। मेमोराइज लफ्ज मैं नहीं समझूंगा, बेहतर ये है कि लफ्ज किया जाए प्रैक्टिस किया जाए। तो प्रैक्टिस इतना कि कमांड आ जाए, और व्हाट्स द बेस्ट वे टू डू इट। अच्छा जी, बेस्ट वे टू डू इट इज फॉर मी, अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी जो ये बुक्स हैं ये चैप्टर वाइज होती हैं। ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर आ गया, या प्रोटेक्शन का चैप्टर आ गया, या वायर्स एंड कंडक्टर्स का चैप्टर आ गया। सबसे पहले तो आप एक दिन या 2 दिन आप उस चैप्टर को रीड करें, अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स रही हैं, या जो आपका आपको जितनी आप उन दिनों में नॉलेज गेन कर सकते हैं उस चैप्टर को तैयार करें अपने। उसके बाद गो फॉर दी एमसीक्यू। तीसरे दिन आप एमसीक्यूज की तरफ चले जाएं। जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जो है वो को नजर आएगा कि आप बेसिकली आंसर कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं। आपको ना सिर्फ सही जवाब का पता चलेगा कि ये सही क्यों है, और ये जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों है, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट पे, उस चैप्टर पे कमांड आ गई होगी। इवन आपको फील होगा कि मैंने ये सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं, मैं समझता हूं कि मेरे पास और भी थोड़ी सी नॉलेज है जो मैं मजीद अपने अंदर रखता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड। अब टॉपिक्स अगर आप बुक्स में जाएं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, या आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गए, ट्रांसफॉर्मर पे आ गया। तो इस बजाय इसके कि नॉर्मली लोग करते हैं बुक हंडा की खोलते हैं और जो है ना वो एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाते हैं, और कहते हैं कि यार इसका तो जवाब नहीं आ रहा, पीछे जाके मैं पहले चेक करूं। थोड़ा मैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं जो है वो इस पे बात करूंगा कि आप पहले चैप्टर को स्टडी करो अच्छे तरीके से, उस चैप्टर को समझने की कोशिश करो। इवन उन बुक्स में भी उन्होंने चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन और उसके बारे में डिटेल्ड उसका आपको दी होती है डिस्क्रिप्शन के। भाई अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स पे आगे 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 आने वाले हमसे क्यों ट्रांसफॉर्मर पे, तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली है क्या, उसका ऑपरेशन किस तरह होता है, आगे उसकी वर्किंग किस तरह होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सारा आप पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद, लोग नोट्स भी बनाते हैं, अच्छी बात है, नोट्स भी अच्छी चीज है, पर प्रॉपरली रीड करें, उसे समझें। उसके बाद जब आप फील करें कि यार मुझे अब चैप्टर पे अच्छा ग्रिप आ गया है, तो फिर मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करूं। अब वो हांडा के एमसीक्यूज हो, या वीके मेहता के हो, या बीएल राजा के हो, आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे, आपको उससे ज्यादा उस पर कमांड हासिल हो जाएगी। और दूसरा सवाल क्या था कि आप टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के लिए भी आपके लिए जरूरी है कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है, फ्लॉइड की बुक आती थी हमारे, हम जो पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता कौन सा प्रोफेसर कौन सी बुक रिकमेंड करता है अपने स्टूडेंट्स को। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक, या एक दो बुक्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की इंट्रोडक्शन और बेसिक्स को कवर कर जाती हैं, आपका जो बुक्स जो कि ज्यादा लोग रीड करते हैं, उन्हीं बुक्स को फॉलो करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की भी तैयारी कर सकते हैं। आप ये बात याद रखें कि अगर तो सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा भी आ गए ना, तो आएंगे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ज्यादा कोई इतना कोई इन डेप्थ आप जो है ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स में नहीं चले जाओगे। ठीक है, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही आओगे और उससे रिलेटेड आप सवाल हल करोगे। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है तो किसी चीज को भी, लेकिन ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बुक्स होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक बुक्स हैं, आप उनको स्टडी करें, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करें, और आप जो है वो टेस्ट में अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। फजान, ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा क्लियर किया है अबाउट टेस्ट, और अब 2 पोर्शन हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम थर्ड पोर्शन की तरफ यानी इंटरव्यू की गाइडेंस के हवाले से बात करते हैं। तो फराज,
इंटरव्यू के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस के किस तरह तैयारी की जाए, और टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है उसकी स्मार्ट वे से उसको किस तरह तैयारी की जाए, किस किस तरह के सवाल पूछा जाते हैं, तो पहले तो ये बता दें, फिर मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। इंटरव्यू मैं स्ट्रिक्ट करूंगा खुद को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या लेस्को से। एक बात थोड़ी सी याद रखें कि आप अगर किसी बुक पे चले जाते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूं या वो करूं, आपको नॉर्मली सवाल मिलते हैं कि जी व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स, या व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाई शुड वी चूज यू, व्हाई शुड वी हायर यू। बेयर दिस इन माइंड के इन इंटरव्यूज में इन सवालों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये हार्डली कोई, सेल्डम कोई, रेयरली कोई अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू किसी से पूछ ले। मुझे याद है कि हम लोग कोई तकरीबन 300 कैंडिडेट्स ने, या 300 से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, इस तरह के सवाल के भाई व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज नॉर्मली अपने इंजीनियर से भी, बिजनेस पर्सनल से भी सवाल करती हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो ये सवाल इस तरह के नहीं होंगे। सवाल आपसे आपका तारुफ जरूर करवाया जाएगा, इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो आपसे टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे, फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, जनरल नॉलेज पूछी जा सकती है, क्योंकि आपका टेस्ट का एक पोर्शन भी जनरल नॉलेज का होता है। तो लिहाजा जनरल नॉलेज आपको कंसिडर, बंदा वही कंसिडर करता है कि यार टेस्ट क्लियर करके आया है तो जनरल नॉलेज का सेक्शन भी किया होगा, तो जनरल नॉलेज भी इसको आती होगी, सही है। तो जनरल नॉलेज से सवाल करेगा। एक चीज अब अंदाजा रखें कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ये जहन में रखें कि बेसिकली जो इंटरव्यूअर है मेरा, जो लेने वाला इंटरव्यू है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है। जाहिर सी बात है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिलेटेड एक इंजीनियर है, या उधर के एडमिन ब्रांच से या एचआर डिपार्टमेंट से कोई ऑफिशियल है। जाहिर सी बात है उसने सवाल ज्यादातर वही करने हैं जो उसका वर्क एक्सपीरियंस या पर्सनल नॉलेज रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आपका, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो या जिसकी पोस्ट के लिए आप बैठे हो इस टाइम पे, आपको उसके बारे में बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आपको पता है कि मेजर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपकी आपके आपके फीडर्स हैं या जो कंडक्टर्स से बनते हैं, जो आपका कंडक्टर है उसके टाइप्स, उसके साइजेस, फिर पावर लॉसेस, फिर ट्रांसफार्मर, फिर वोल्टेज ड्रॉप, कैपेसिटर बैंक्स, उस शख्स की, जो इंटरव्यूअर है, उसकी अपनी ज्यादा से ज्यादा सर्विस इन कंपोनेंट्स में गुजरी है। तो मेजर सवाल वो आपसे इन्हीं से ही रिलेटेड पूछेगा और आपको इन पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। दूसरी चीज, जनरल नॉलेज में भी एक बड़ा आपके पास जो मेजर कंपोनेंट है वो ये है कि आपका एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान पे आपको अच्छी एक ग्रिप होना चाहिए। अब एनर्जी सेक्टर से क्या मुराद कि भाई पाकिस्तान की जनरेशन कैपेसिटी, फिर उसकी डिमांड, फिर उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या है, पाकिस्तान के जो जनरेशन सोर्सेज है, हमारी सोर्सेज ऑफ जनरेशन में है, उसमें कितना परसेंट जो है वो हाइडल हो सकता है, कितना परसेंट हम कोल से जनरेट कर रहे हैं, या कोई पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अगर वो चल रहा है, इस टाइम बन रहा है, लेटेस्ट पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, पाकिस्तान जो है वो उसमें पाकिस्तान जो है एनर्जी डिमांड वो कैसे बेहतर मीट कर सकता है, और पाकिस्तान जो है वो में हम लोग जो लोड शेडिंग का मसला है वो किस तरह हल कर सकते हैं। जनरल नॉलेज भी आप ये बात याद रखें कि उसका मेजर पार्ट आपको पास एनर्जी सेक्टर की आपको कम से कम एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होती है, तो हमारे पास जो है वो लाहौर में लेस्को में कितने ग्रिड स्टेशन हैं, इस तरह की नॉलेज जो कि आपको मिल जाती है, या कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, ये सारी चीजें अगर आप तैयारी कर लो तो मैं समझता हूँ कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन के आप इंटरव्यू पैनल के सामने खुद को प्रेजेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फराज साहब अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं, आपसे किस तरह का इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, मैं ये बात थोड़ी सी, इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था माशाल्लाह से। एक चीज ये कि इंटरव्यू में भी आपको ये अंदाज जहन में रखना होता है कि आप मेरिट की कौन सी पोजीशन पे हो, आपका टेस्ट स्कोर क्या है, क्योंकि नॉर्मली आपको मेरिट वाइज ही कॉल करते हैं, ठीक है। मेरा मेरिट थोड़ा सा बेहतर था, मैं 5वीं या 6ठी पोजीशन पे था अपने प्रोविंस में।
तो आप अगर पोजीशन अच्छी होती है तो थोड़ा सा वो आपको टफ टाइम देते हैं। ये याद रखिएगा बात को, कि वो ये चेक करते हैं कि अगर एक शख्स जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा है मेरिट पे, तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह होगी। तो मेरा एक्सपीरियंस, मुझसे सवाल पूछे गए थे कि यार आप हमें जीआईएस के बारे में बताइए। जीआईएस दो चीजें हो सकती हैं, जीआईएस मैपिंग हमारा ज्योग्राफिकल आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और फिर गैस इंसुलेटेड जो स्विच होता है, दोनों चीजों के बारे में मुझसे पूछा गया था कि जी पावर प्रोजेक्ट्स जो है पाकिस्तान में, वो हाइडल के कोई 3 पावर प्रोजेक्ट्स के नाम बता दीजिए। इसके अलावा पूछा गया था कि आप जो है, आपसे ये भी पूछेंगे, या मुझसे पूछा गया था कि भाई साइकोलॉजिकली अगर कोई शख्स जो है आपके दफ्तर में जुलूस आ जाता है, या आप एक इलाके के आपको पोस्ट किया जाता है, तैनात किया जाता है, वहां पे कोई 6 घंटे या 7 घंटे से लाइट नहीं है, और 6 घंटे 7 घंटे से लाइट नहीं है, आपके पास एक मॉब आ जाता है और वो आपको घेर लेते हैं, तो आप किस तरह कन्विंस करेंगे कि भाई इसकी वजह ये है या इसके पीछे ये मसला है, या आप ऑफिस छोड़ के भाग जाएंगे या आप फेस करेंगे उसको। तो साइकोलॉजिकली भी टेस्ट किया गया था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपकी जो एक ऑपरेशंस की पोस्ट होती है वो थोड़ी सी पब्लिक डीलिंग रिलेटेड होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मुझसे टेक्निकल सवाल भी पूछे गए और मुझसे साइकोलॉजिकल सवाल भी पूछे गए, मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन भी लिया गया। टेक्निकल सवाल 2 से 3 पूछे गए, ज्यादा नहीं पूछे गए, और साइकोलॉजिकली एक आधा सवाल पूछा गया जो कि एचआर के ऑफिशियल ने पूछा था। इंट्रोडक्शन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना था कि जी मेरी इंजीनियरिंग कहाँ से है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और जो भी आप बता सकते हो अपने बारे में, बस। इंटरव्यू कमेटी क्या चीज मेनली कंसिडर करती है, एक जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसमें क्या चीज मेनली देखी जाती है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आप हाईली प्रोबेबल कि आपको आपके मेरिट वाइज ही बुलाया जाए, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से इंटरव्यू के कॉलिंग लिस्ट में अपने प्रोविंस में 20 नंबर पे हैं, तो आप ये कंसिडर करें कि आप जो है ना वो 20 नंबर पे हैं मेरिट टेस्ट और अपने एकेडमिक सीजे को मिला के आपका मेरिट 20 नंबर पर है। तो द लोअर यू आर इन द मेरिट, द बेटर यू हैव टू परफॉर्म इन द इंटरव्यू। तो अगर लकीली आपको वो इंटरव्यू जो है आपसे पूछना शुरू करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप कमेटी को अपना इंटरव्यू बेहतर से बेहतर दें, और इस तरह जवाब दें कि आपका इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा लिया जाए, या हाँ। तो अगर आप कंसिडर करते हैं कि जी आपका मेरिट हाई है, तो आप ये पहले अंदाजा लगा लें कि जी आपसे टफ इंटरव्यू होने वाला है। थोड़ा मेरिट लो है तो आप ये, अब आपने अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह रखनी है कि जी मैंने, अगर मुझसे 2 सवाल भी पूछे ना इंटरव्यू में 2 से 3 सवाल, क्योंकि वो नॉर्मली ना जो मेरिट में नीचे होते हैं तो फिर आपसे सवाल कम पूछे जाते हैं, वो कहते हैं कि यार चूंकि मेरिट में नीचे है सवाल कम पूछे गए, लेकिन आपने होपलेस नहीं होना। आप उसका तरीका क्या है कि अगर आप मेरिट में नीचे हैं तो आपने जो आपसे 1 से 2 सवाल या 3 सवाल पूछेंगे, आपने इंटरव्यू और इंटरव्यू पैनल का अपनी तरफ इंटरेस्ट लाना है। किस तरीके से? एक तरीका होता है कि आप जवाब ऐसा देते हो कि आपसे अगला सवाल भी किया जाता है, एंड वन थिंग और दी अदर कि आप जो है पैनल कमेटी आपकी, ज्यादातर आप यही उनसे एक्सपेक्ट करें कि आपसे जो है ना वो क्वेश्चंस, अगर आप मेरिट में आए हैं तो फिर आपसे अच्छे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आप लो हैं तो आप खुद उनको, आप किसी तरीके से उनको अट्रैक्ट करें, उनको एक्साइट करें, और आगे जो है सवाल, अपना सेशन जो है जितना हो सके इंटरव्यू का सेशन बढ़ाएं, और बेहतर से बेहतर आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे आपका बेसिक अब टेस्ट शुरू हो जाएगा। अगला सवाल। अच्छा फराज, इंटरव्यू में हम जो है वो सिर्फ टेक्निकल बातें पूछी जाती हैं, जनरल नॉलेज के सवाल भी पूछे जाते हैं? जैसे मैंने बताया कि यार आप तीनों चीजों को ना बड़ा जहन में रखें। आपकी पोस्ट जो है वो डिमांड क्या करती है, वो कैसा इंटरव्यू पैनल जो है, जो कमेटी है, वो किस तरह का ऑफिसर चाहती है। अब आप कंसिडर, अगर आप ऑपरेशन में पोस्ट करते हैं आपको, तो यू हैव टू बी साइकोलॉजिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब आप पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हैं, अब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हैं, और फिर आप एक इंजीनियर भी हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ टेक्निकल सवाल आएंगे
क्योंकि पोस्ट ही ऐसी नहीं है, वहां पे आपको जनरल नॉलेज भी आनी चाहिए और आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो वो टेक्निकल के साथ साथ आपसे जनरल नॉलेज के सवाल भी करेंगे और आपसे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेंगे। आपको ऐसी कंडीशंस देंगे जहां पे आपको वो बताएंगे कि आप किस तरह रिएक्ट करते हैं या आप किस तरह जो है वो रिस्पॉन्स आपका किस तरह होता है। और जो एचआर का पैनल में जो ऑफिशियल बैठा होगा वो इस चीज को बड़ा नोट करते हैं। और आप मुझे याद है कि बड़े सारी कंडीशन पूछे गए थे कि हमारे दोस्त थे उनका उनसे अब सवाल पूछा गया था कि जी कोई शख्स आता है और आप सीट पे बैठे हो और वो आपको थप्पड़ मार देता है, अब यू आर एट अ पोस्ट नाउ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो है ना, किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है ये एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ना ही जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल, एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। तो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज एज वेल। जनरल नॉलेज भी जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को अच्छी तरह स्टडी कर ले। उससे अलावा तो है करंट अफेयर्स, तो आप जितना आपको पता हो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद टेक्निकली तो आपको साउंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ये करना कि टेक्निकल सवाल नहीं आएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। जनरल नॉलेज का सवाल ना आए, दैट इज पॉसिबल। साइकोलॉजिकल सवाल ना पूछा जाए, दैट इज पॉसिबल। बट टेक्निकल क्वेश्चन ना किया जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फराज, ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए इंटरव्यू में, और लैंग्वेज कौन सी होती है, मतलब मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश में बात की जाती है, उर्दू में बात की जाती है? देखिए, इंग्लिश में जवाब दो, कोई हर्ज नहीं है। उर्दू बोलते हो अच्छी सलीके वाली बोलो, जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह बोली जाती है। आप फील्ड में मेजरली उर्दू ही बोलोगे और आप जो पब्लिक डीलिंग भी करोगे वो उर्दू में करोगे। आपका लहजा, आपका अंदाज गुफ्तगू बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। तो लैंग्वेज इंग्लिश हो भी ठीक है, उर्दू हो तो भी ठीक है, चल जाता है। कोई इतना उसको आपको वेटेज नहीं दिया जाता लैंग्वेज पे कि यार इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, ये तो परफेक्ट कैंडिडेट है। सवाल के जवाब आना चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए सवाल के जवाब में, और इंटरव्यूअर जो है वो उससे सेटिस्फाई हो, कंटेंटेड हो। दूसरा के ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ड्रेसिंग यार, इंटरव्यू में आप ड्रेसिंग सूट पहन के जाओ, फॉर्मल ड्रेसिंग करो, प्रॉपरली आपके शूज अच्छे तरीके से पॉलिश्ड हो। आप शेव, अगर शेव करते हो तो प्रॉपरली शेव करके जाओ, दाढ़ी रखते हो तो उसको अच्छी तरह ट्रिम दो। और आप जो भी सेंशन लगा के जा सकते हो। अच्छा प्रेजेंटेबल होना इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट, ठीक है। तो अच्छा प्रेजेंटेबल अगर आप खुद को करते हो तो इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। और ये नहीं कि आप जीन्स पहन के चले गए और जॉगर्स पहन के चले गए, नहीं नहीं नहीं। आप देखोगे कि आपका पैनल भी एक वेल ड्रेस्ड तरीके से बैठा होगा। कोई भी आपको शर्ट या टी शर्ट जीन्स में नहीं मिलेगा। जो हेड होगा पैनल का वो प्रॉपरली ड्रेस्ड और सूटेड होगा। तो जाहिर सी बात है, यू हैव टू लुक गुड एज वेल। ये बात। ठीक है फराज। अच्छा फराज, एक पर्सनल किसी का सवाल आया था कि उन्होंने कहा था कि मैं 3 इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुआ था इस ईयर में, लेस्को में, मैपको में और कैस्को में, और ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन में था, लेकिन उनको एक पर्सनल प्रॉब्लम था हकलाने का, यानी बात करते हुए हकलाते हैं। अच्छा। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या इस वजह से सिलेक्शन में मेरी कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे से सिर्फ 2 या 3 सवाल पूछे गए हार्डली तीनों इंटरव्यू। अच्छा, हकलाना एक फिजिकल स्पीच डिसेबिलिटी तो दूर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनका इंटरव्यू कैसा हुआ था। हमारे पास इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की एग्जांपल्स हैं 2-3 के जो थोड़ा स्टैमर करते हैं जो लोग, और वो माशाल्लाह से अपनी पोजीशन पे हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं यहाँ पे। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप बहरहाल वो हैं यहाँ मौजूद। तो आई गेस हकलाना जो है, जो अल्लाह ना करे किसी, अगर किसी शख्स में इस तरह की कोई स्पीच डिसेबिलिटी है तो होपलेस ना हो, वो अच्छा परफॉर्म करे, वो अपना बेस्ट दे। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि इंटरव्यू में जो है ना उसको कोई इतना कोई उसको इस
पॉइंट पे कोई उसको मेजर डिडक्शन की जाएगी उसके स्कोर में, नहीं मैं नहीं समझता, और ना ही इस तरह की कोई बात हो सकती। आगे क्या पता हो कि उन जो पैनल है वो उसमें कोई ऐसे सवाल पूछे गए हो जवाब ना दे पाए हो, या कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हैं एक दो तीन लोग जो स्पीच डिसेबिलिटी थोड़ी रखते हैं, लेकिन दे आर वर्किंग है एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्कि मेरा ख्याल ये है, मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा फराज, के डिसेबल कोटा भी कंसिडर किया जाता है और मेरे ख्याल से उनको इनकरेज किया जाता है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल डिसेबिलिटी कोटा है, लेकिन स्टैमरिंग एक ऐसी डिसेबिलिटी नहीं, उसको डिसेबिलिटी कोटा में नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन देखिए, बंदा एनर्जेटिक हो, बंदा में स्पार्क हो, तो ये चीजें जो है ना, ये सारी ओवरशैडो हो जाती है। आप बहुत से ऐसे लोग हमारी अच्छी सी पोजीशन पे बैठे हैं, उनमें ये स्पीच डिसेबिलिटी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इवन लोग दे आर टीचिंग इन टॉप यूनिवर्सिटीज। तो अब उनका बस उनका तरीका है, वो अपना बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं। आप अपना बेस्ट डिलीवर करें तो अल्लाह आपके साथ है। मुझे समझता है कि कोई मसला हो सकता है इससे। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू। अब इसके बाद हम चलते हैं कोई फील्ड या लेस्को से रिलेटेड जो सवाल हमारे पास आए हैं। तो फराज, एक सवाल ये था कि व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्लानिंग एक्सेप्ट द लोड ग्रोथ? देखिए, मोस्ट नेसेसरी तो लोड ग्रोथ ही है, ठीक है। व्हाट आर अदर फैक्टर्स फॉर प्लानिंग अपार्ट फ्रॉम लोड ग्रोथ? तो वो आपकी रिहेबिलिटेशन भी हो सकती है। आपका सिस्टम पुराना होता जा रहा है, आप उसे रिहेबिलिटेट कर रहे हो, आप रिकंडक्टरिंग कर रहे हो, आप सिस्टम ग्रोथ खुद ही ला रहे हो और आगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अगली डिमांड को मीट करने के लिए। ब्यूटिफिकेशन भी हो सकती है आपका, जो है वो जिस तरह कहते हैं कि भाई एक बना हुआ एक हसल बना हुआ है तारों का और इन तारों का, तो आप उसको उसको प्रॉपरली जो है ना उसको लेआउट करते हो। तो जिसमें जिस तरह हमारे पास लाहौर में एक प्रोजेक्ट था वर्ल्ड सिटी का, तो उसमें सारा सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड किया गया। उसका लोड ग्रोथ से कोई यही के बता दिया कि ब्यूटिफिकेशन भी जो है वो एक फैक्टर होता है हमारी प्लानिंग में। लोड ग्रोथ मेजर नेसेसिटी तो हमारी जो नेसेसरी है वो लोड ग्रोथ है। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया है। जी जी जी, जवाब मैंने आपको दे दिया। ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज एंड टाइमिंग्स ऑफ जॉब इन द कंपनी। देखिए, हमारे पास डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है। पहले बेनिफिट्स पे आते हैं। बेनिफिट देखिए, सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट जॉब है। आजकल आप जिस तरह के हालात देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक फॉल आया है कोरोना की वजह से, तो गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा जो उनके एम्प्लॉइज हैं, सैलरीज तो नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी जॉब सिक्योर है। तो एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो, जो कि स्टार्ट में कॉन्ट्रैक्ट पे होती है लेकिन बाद में आप परमानेंट हो जाते हो। दूसरा जो है वो बेनिफिट ये है कि एक अच्छा स्टार्टिंग पैकेज आपको सैलरी के तौर पे मिलता है। नॉर्मली अगर जो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर का जो मेजर एरिया है, दैट स्टार्टिंग सैलरीज अराउंड 20 to 25,000 से वो स्टार्ट कर रहा है। तो जो कि फिर आगे जाके आपको थोड़ा सा करते करते 2-3 साल बाद आप अराउंड 70 to 80 पे आ जाते हो। यहाँ पे एक स्टार्टिंग पैकेज अच्छा है, आप अराउंड यू आर गेटिंग 80,000, जो कि नॉर्मली एक अच्छा स्टार्टिंग पैकेज आपको मिलता है। तीसरी चीज, चूंकि आप जो है वो अगर आप पब्लिक डीलिंग में आते हो तो ऑब्वियसली आपका एक सोसाइटी में या उस एरिया में एक इमेज डेवलप होता है। जो को पता है, जिस तरह सब डिविजनल ऑफिसर का एक थोड़ा बहुत याद है आपको कि अपने जमाने में एक एसटीओ साहब वाला एक थोड़ा सा एक स्टेचर आपका डेवलप हो जाता है। चौथा बेनिफिट ये कि आप जो है एरियाज में स्विच कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, एक्सपोजर आपको पब्लिक डीलिंग का चाहिए या आपको प्लानिंग से रिलेटेड चाहिए, या आप मटेरियल मैनेजमेंट, एक प्रॉपर कॉर्पोरेशन जिस तरह काम करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वर्सेटाइल एक्सपीरियंस मिलता है। हर डिपार्टमेंट का एक अपना रोल है जिसपे जो है ना वो
प्ले करते हैं कि तो आप एक्सपोजर डिफरेंट होता जाता है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट टाइप कंपनी, फिर आपको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आपको हासिल हो जाता है। टाइमिंग जो है वो 9 to 5 ही है, या अभी तो 10 to 4 हो गई है कोरोना की वजह से, कोविड में जो डिफरेंट पॉलिसी आई है। ऑपरेशंस में अगर आप होते हो तो यू आर अ 24 आवर एट सर्विस पर्सन, क्योंकि आपने 24 आवर्स में कभी भी हमेशा डिलीवर करना होता है। अगर आप डिफरेंट बाकी हेडक्वार्टर्स में या डेस्क जॉब की तरह कोई काम कर रहे होते हो तो देन यू आर स्ट्रिक्टली 9 to 5। तो बाकी फील्ड वर्क जो है दैट इज द 24 आवर जॉब। आप वैसे तो ऑफिशियली 9 to 5 होते हो, बट यू आर ऑन कॉल फॉर 24/7, चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो, यू हैव टू बी एट सर्विस जब जब आपको कंपनी डिमांड करे। जी फैजान। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारी लिस्ट के हिसाब से कि हाउ टू मिनिमाइज द ओवर एंड अंडर वोल्टेज एट द डिस्ट्रीब्यूशन साइट। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन साइड की जो अगर बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 132 kV, आपका जो ग्रिड स्टेशन होता है वहाँ से टुवर्ड जो है आपकी जो लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज जो 440 वोल्ट है वहाँ तक जाती है। तो अब जाहिर सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो मेजर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो लाइंस होती है। तो अगर ट्रांसफार्मर्स जो है वो प्रॉपरली अपनी बेहतरीन कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं कि अगर अपनी लोडिंग पोजीशन 80% ऑफ द जो लोडिंग पोजीशन है तो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वो काम कर रहे हैं, तो और ओवरलोडेड नहीं है, और तो फिर आप जो है वो इस अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज के प्रॉब्लम को जो है वो डील कर सकते हैं। तरीका यही कि आप ट्रांसफार्मर्स ऐड करें सिस्टम में, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडेड ना हो, और आपका कंडक्टर जो है वो जितना करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी वो प्रॉपरली उस पर काम करे, जो कि डिफरेंट हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी करंट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड ना हो तो लाइन लॉसेस कंट्रोल हो जाते हैं और ये वोल्टेज के मसले भी हल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फराज, लिस्ट के हिसाब से तो हमारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और हमने ओवरऑल माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया है, यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है और टेस्ट किस तरह का होना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू की किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, और लेस्को से रिलेटेड भी या फील्ड से रिलेटेड भी जनरल सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ लोगों के सवाल थे कि रिकंडक्शन ऑफ द टेस्ट जो होगा उसके हवाले से, या फिर कौन सी एजेंसी अब टेस्ट लेगी, तो मैंने खुद ही उनको आंसर ये दिया था कि देखें ये एचआर रिलेटेड सवाल हैं सारे ना, और आप क्योंकि टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से, तो मेरा ख्याल है कि आप इतना अच्छा तरीके से इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जी मैं बिल्कुल, ये एचआर रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं, अगर तो टेस्ट कैंसिल वो उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं या कोई बात करते हैं, उसके आगे वो क्या स्टेप्स लेते हैं, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह की, कोई नॉलेज होती है, तो मैं आपके पेज पे शेयर कर दूंगा अगर मुझे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी हासिल होती है। ठीक है, बेस्ट है। अच्छा फराज, अब ऐसा है कि हम पार्टिसिपेंट्स को भी अलाउ करते हैं कि वो एक एक करके अपने सवाल जो भी उनके माइंड में है वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो सवाल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं इन चारों डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो दोबारा ना करें, ना रिकंडक्शन ऑफ द टेस्ट के बारे में पूछें। अगर इनके अलावा आपके कोई सवाल हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि अपना रेस करें, हैंड रेस का ऑप्शन होता है जूम में, तो अपना हैंड रेस कर दें तो आपको जो है वो बात करने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं हम्माद फलक का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। हम्माद फलक, आप अपना सवाल पूछें। हेलो जी हेलो, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही? जी बिल्कुल क्लियर आ रही। मैंने सिर्फ जो है रिकंडक्ट टेस्ट के बारे में, लेस्को के बारे में पूछना था, ठीक है ना? तो वो काइंडली आप बता दीजिएगा कि वो क्योंकि लेस्को का मेरे ख्याल से केस भी चल रहा था, तो इसका रिकंडक्ट होगा टेस्ट,
क्योंकि अब बाकी तो रिजल्ट आ गए हैं आपके पेस्को मैपको वगैरह, सिर्फ लेस्को का मसला चल रहा है। काइंडली बता दें इसके बारे में। हम बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि रिकंडक्शन ऑफ टेस्ट का इनको नहीं पता फराज को, और अगर कुछ भी इनको पता होगा एचआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो ये पेज पे शेयर कर देंगे या ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ठीक होगा, बस यही मेरा क्वेश्चन है जो लेस्को के बारे में मैंने आपसे पूछना था, तो थैंक यू। ठीक ठीक है हम बात। अच्छा, अब मैं शहजाद हामिद इनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल फराज साहब से, मैं वालेकुम भी अस्सलाम। गैपको का हिस्सा हूँ, रिसेंटली अपॉइंट हुआ हूँ। मेरा एक सवाल है कि ये जो क्यों ट्रेडिशनल वे ही को क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैंने एक दो प्रपोजल भेजे थे चीफ इंजीनियर साहब को कि इंट्रोड्यूस करवाया जाए डिस्कोर्स कंपनी में टेक्नोलॉजीज़ को, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इसकी क्या वजह है, क्यों ही हम मतलब वही पुराने घसे-पिटे वही जो सॉल्यूशन है वही हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को हम मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस सिस्टम में। थैंक यू। जी सवाल आगे है। बात यह है कि देखिए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट उसका प्रोसेस बहुत स्लो है। आप टेक्नोलॉजी को आज के दौर में इंट्रोड्यूस कराए बगैर आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, नंबर वन। टेक्नोलॉजी अब नेसेसिटी हो चुका है, उसका आपकी पार्ट होना आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अब एक मैंडेटरी हिस्सा बन चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नो डाउट अभी भी ट्रेडिशनल वेज पे चल रही हैं, जरूर है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को साथ साथ इंप्लीमेंट कर रही है। उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, उसकी एंडोर्समेंट भी बहुत स्लो है। भाई साहब ने जो है वो बात की कि भाई मैंने चीफ इंजीनियर साहब से जो है वो कांटेक्ट में आया, या मैंने उनसे कहा कि जी मैं टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे। मानते हैं कि जी आप, जाहिर सी बात है, कुछ ऑफिशियल्स आपके ऐसे होते हैं कि जी अभी वो इस चीज को कंपनी का मेजर इशू नहीं समझते। दे फील लाइक कि मेजर इश्यूज हमारे कुछ और भी हैं, और ये हमारा एक माइनर सा या सेकेंडरी इशू है। नो डाउट ये भी एक मेजर इशू है। टेक्नोलॉजी आप होपलेस ना रहें, टेक्नोलॉजी आराम आराम से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी देखेंगे, बट ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। हमारे हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं, हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सरा नेट मीटरिंग की टेक्नोलॉजी आ गई है लेस्को में, या स्मार्ट मीटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और जीएसएम बेस्ड जो है ना मीटर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे डाटा कलेक्शन कर रहा है। इसके अलावा जो है आपके पास जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, इंस्पेक्शंस हो रही हैं, वो भी, उसमें भी थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी को ये कह देना कि भाई टेक्नोलॉजी तो इवेंचुअली आनी ही आनी है, बिकॉज ये हमारे लिए नेसेसिटी बन जानी है। आज से 1 साल 2 साल 4 साल बाद आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको इम्प्लीमेंट होती नजर आएगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एज अ नेसेसिटी। प्रोसेस थोड़ा स्लो है, बट ये इवेंचुअली हम अचीव कर लेंगे। बाकी अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों में बाकी कंट्रीज से, एडवांस कंट्रीज से बहुत पीछे है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तो वाकई बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली अब स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स भी जो है वो भी इंशाल्लाह एडीबी प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं हमारे पास। उनका भी एक हमारी होप है कि वो भी इंशाल्लाह जो है हम नियर फ्यूचर में अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में देखेंगे, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे हम कहेंगे कि यार टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का हिस्सा बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंजीनियर हारून अब्दुल्ला आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही। सबसे पहले तो फैजान भाई, ये आपका काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है रिगार्डिंग लेस्को, मतलब इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी मिल रही है। मेरा फराज भाई से ना बेसिकली 2 क्वेश्चन है। उन्होंने अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताया, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस थे उनके, के जुलूस आ जाए या कोई आके थप्पड़ मार दे, तो एक तो उसका आंसर वो बेस्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, और दूसरा मेरा ये सवाल था कि बीइंग एन असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? थैंक यू। जी फराज भाई। अच्छा जी, बेस्ट आंसर साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है
उसका वही होता है जो कि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है या उसके जहन में होता है। वो कभी आपको हाँ या सही या ना में जवाब नहीं देगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट का कभी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता। इट इज योर ओन परसेप्शन। अब मैं आपसे एक बात करूंगा कि हमारे जिस भाई साहब ने, दोस्त ने ये जवाब दिया, तो उसने जब थप्पड़ की बात आई तो उसने कहा कि जी उसे कहा गया कि भाई अगर कोई थप्पड़ मार के चला जाए तो आप कहेंगे तो यार मैं उसे बिठाऊंगा, उसे पूछूंगा यार मसला क्या है। अब द इंटरव्यूअर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। उसने कहा यार तुम एक पोस्ट पे हो, तुम अफसर आदमी हो, तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे और तुम उसको बिठा के पूछोगे कि भाई मसला क्या है, या उसे ठंडा करोगे? उसे जाके उसको आप पुलिस में जाके बंद कराओ उसे कि भाई उसकी जरूरत कैसे हुई एक 17 ग्रेड ऑफिसर को थप्पड़ मारने की। अच्छा ना, दिस कुड बी द राइट आंसर, बट दिस वाज द राइट आंसर एट द मोमेंट। व्हाई? बिकॉज आपका जो इंटरव्यूअर था वो आपसे ये इस तरह का कुछ जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। या जुलूस आ जाए तो आप क्या करेंगे? भाई कोई कहेगा कि भाई जुलूस जो है आएगा तो उससे उसके हम लोग उसके जो हेड होगा मैं उससे ढूंढूंगा कि यार आप बताएं आपका हेड कौन है, मैं किसी एक बंदे से बात करूंगा। या वो कोई बंदा जवाब देगा कि जी जुलूस जो है मैं अपने स्टाफ को आगे कर दूंगा कि भाई आप आगे बात करें, मैं क्यों आऊं बीच में, अगर वो जो है ना वो मार धाड़ के या तोड़ फोड़ के उसमें आया होगा। या कहेगा कि भाई मैं फौरन ही पुलिस को कॉल करूंगा, पहले प्रोटेक्शन लूंगा। तो इसके आंसर्स बड़े डिफरेंट होते हैं। ये आपकी अपनी परसेप्शन होती है। अब परसेप्शन जो है वो कितनी किस हद तक सही है, या वो ये तभी होता है कि आप इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम, आप उसका आपका आंसर उसकी एक्सपेक्टेशन से कितना कितना क्लोज है और कितना कितना जस्टिफाइड है। ठीक है, तो इसका जवाब तो यही होगा बस। दूसरा इनका सवाल क्या था? जी दूसरा सवाल इनका मेरा ख्याल है इनका माइक अनम्यूट कर देता हूँ मैं, दोबारा ये कर लेंगे। दूसरा सवाल माफ कीजिएगा, माजरत के साथ अगर पूछ लें फिर से। जी हारून दोबारा आप पूछ लीजिए अपना सवाल। जी मेरा दूसरा सवाल ये था, बीइंग एन असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग, आपकी अच्छा जी, जॉब ठीक है डिस्क्रिप्शन ठीक क्या है है? ठीक है ठीक है ठीक है मेरा भाई, थैंक यू जी, बहुत सॉरी शुक्रिया। फॉर आस्किंग अगेन। अच्छा जी, नो नो, असिस्टेंट नॉट मैनेजर प्लान, मेंशन। थैंक यू। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग जो है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट जिस पॉइंट एरियाज में काम करता है वो ये कि 500 किलोवाट से ऊपर जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन या रेजिडेंशियल कनेक्शन हो गया या किसी भी किस्म का कनेक्शन हो गया, उसकी एप्लीकेशन जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबमिट होती है। उसके अलावा उसको हम एंटरटेन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी अप्रूवल बनाते हैं, उसके डिजाइन बनाते हैं, उसका कनेक्शन उसका उसकी सिंगल लाइन डायग्राम हो गई, उसकी मैपिंग हो गई, सारी करते हैं। उसके साथ साथ उसका एस्टिमेट बनाया जाता है और उसका स्कोप ऑफ वर्क बताया जाता है कि ये काम किस तरह किया जाए आगे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को या ऑपरेशंस को। हम बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल इशू करते हैं, उसके साथ साथ उसका एस्टिमेट भी बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी है। दूसरे इसके अलावा जो भी बाइफर्केशन हो रही होती है, फीडर्स की रिहेबिलिटेशन हो गई या लोड डिमांड के हिसाब से नए फीडर्स की प्रपोजल हो गई, चाहे वो हाई टेंशन वोल्टेज पे हो या लो टेंशन वोल्टेज पे हो, तो उसकी प्रपोजल, उसकी एस्टिमेशन और उसका डिजाइन बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अगला सवाल। अच्छा अब जाज़ेब अल्बर्ट आपका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ। हेलो जी जाज़ेब। हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? आप मेरे जी 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 सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें आज के दिन दे रहे हैं। मेरा ये सवाल था, मैंने बेसिकली देना था इंटरव्यू एक वापडा हाइडल के हवाले से। उसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि वापडा हाइडल के लिए जो से इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, या उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह की होगी और किस तरह की हमें, अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछते हैं तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। भाईजान का सवाल अच्छा है, जाज़ेब लेकिन मैं माजरत करूंगा कि फजान जो है वो इंशाल्लाह किसी हाइडल रिलेटेड इंजीनियर को जब सेशन में बुलाएं तो आप उनसे इसका जवाब पूछें। मैं अपनी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड, चूंकि मेरा एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा है, तो मैं बेहतर आंसर भी उसी में दूंगा और देना भी शायद उसी में पसंद करूँ। तो माजरत के साथ आगे फजान जो है वो जब किसी नहीं देखे। हाइडल असिस्टेंट जी जी मैनेजर एक्चुअली अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ऑडियंस से रिक्वेस्ट की थी कि सेशन से रिलेटेड ही सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के सवाल मुझे फॉर्म में भी रिसीव हुए थे कि एनटीडीसी के बारे में बता दें या हाइडल के बारे में बता दें या पेस्को के बारे में बता दें, तो आप
पहले फोकस करें लेस्को के हवाले से, उससे रिलेटेड जो सवाल हैं वही इस सेशन में डिस्कस किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आइडल के लिए या पेस्को के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन सब कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो वीवो 1814 आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ये है कि जी सपोज जिस तरह कुछ डिस्कोस ने लिस्ट लगा दी हुई है जूनियर इंजीनियर की, और अभी आईएसको की जिस तरह लगनी है भी लिस्ट, तो अगर कुछ लड़के जो सिलेक्ट हुए हैं दूसरे डिस्कोस में, गैपको में और ये कैस्को वगैरह में, तो अगर उनका नाम आईएसको में है तो वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट करते हैं तो जो वैकेंट होगी पीछे गैपको वगैरह की सीट, उस वो क्या कहते हैं उस पर वो दोबारा नए लड़के को बुलाएंगे कि वो सीट जाया चली जाएगी? बस मेरा ये क्वेश्चन है। हेलो जी, आप शिफ्ट, जाहिर सी बात है आपकी चॉइस है। अगर आपको आईएसको से लेटर आ जाता है तो आप आईएसको में जा सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप स्विच नहीं करेंगे कि अगर आप 3 महीने आपने गैपको में काम किया है तो आईएसको में आपका वो 3 महीने एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये तो पहली बात नहीं होगी। आप आईएसको में फिर से एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, आपका 0 मंथ्स एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब बाकी के गैपको जो पीछे सीट रह जाती है उसको फिल होगी या उस पर पीछे वेटिंग में किसी को बंदे को बुलाया जाएगा, ये एचआर की अपनी पॉलिसी है। ये उस करंट कंडीशन को देख के वो खुद फैसला करेंगे, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, अबीर हमजा सिद्दीकी आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी हमजा, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मिस्टर फराज, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन जो बनी है लाहौर में, इसको लेस्को किस तरीके से सप्लाई देने की प्लानिंग कर रहा है? मतलब इसकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट जिसके यूनिट्स होंगे, तो उसको सप्लाई देने की किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है इसको लेस्को? जी, लेस्को ने 2 ग्रिड स्टेशंस डिजाइन किए हैं, जीआईएस बेस्ड ग्रिड स्टेशंस। अराउंड 54 मेगावाट का एक ग्रिड स्टेशन उसने डिजाइन किया है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। और जो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, और उसके लिए इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसफार्मर्स रखे गए हैं डेडिकेटेड टू द मेट्रो ट्रेन, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू मेट्रो ट्रेन। हमारी लोड रिक्वायरमेंट है, हम उसे पूरा कर सकते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट को और इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो लिहाजा ये ग्रिड स्टेशन तैयार हैं, ये द वर्क दे आर इन ये फुली एग्जीक्यूटेड है, कमीशनड है। प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने की और उसके ऑपरेशनल होने की देर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी उसकी सप्लाई जो है उसके लिए लेस्को ने अपना काम कर दिया है। आगे जब ट्रेन चलेगी तो यू विल सी ये लोड उसका जो है ना वो इसके इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन से पूरा किया जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। फराज, एक सवाल चैट में था हमारे पास कि हाउ टू मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स मेंटेनेंस लाइक इंसुलेटर क्लीनिंग एटीसी। ये काफी वेग सवाल है। मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हम फील्ड पे आ जाते हैं अगर इस तरह की बात की जाती है तो जो फील्ड होती है उसे असिस्टेंट मैनेजर जो ऑपरेशंस होता है उसका मेजर जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। तो मेंटेनेंस में तो जनाब यही है कि आप जो है ट्रांसफार्मर्स अगर आपके ओवरलोडेड है तो आप ट्रांसफार्मर्स को ऐड करोगे, ठीक है। और अगर आपको कहाँ पे अगर आपका कंडक्टर जो है वो उसके लाइन लॉसेस बढ़ है तो आप हायर कैपेसिटी का कंडक्टर इंस्टॉल करोगे, जैसे रिकंडक्टरिंग कहा जाता है। फिर ट्रांसफार्मर की जैसे प्रोटेक्शन की जाती है फ्यूज लिंक के जरिए। अगर आपका डी फ्यूज जो है वो खराब हो गया है तो आप उसे चेंज करोगे, क्योंकि एक मेजर प्रोटेक्शन जो होती है वो आपका ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाती है। तो ये सारी चीजें इस तरह की आप एक्टिविटीज एक्शंस के जरिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन कर। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि अब तकरीबन सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं और ऑडियंस को भी मजीद सवालात नहीं है,
तो अगर अभी भी किसी को सवाल है तो वो अपना रेज हैंड करके कर सकता है। कोई मैसेज आया है? जी हसान, हसान मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप माइक पे पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फराज साहब, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो मेरा ये है कि जब सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद पोस्टिंग कैसे होती है, यानी ये बंदा ऑपरेशन में जाएगा, ये प्लानिंग में जाएगा, ये हेड ऑफिस में जाएगा? थैंक यू। ये सवाल जो है ये हम भी सोचते थे कि यार जब क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई थी उस पहले तो कलेक्टिव ट्रेनिंग हुई थी ना हमारी के जब हम इंडक्ट हो गए थे कंपनी में। मेजर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑपरेशंस में ही होती है, तो आप अपने आप को जो है ना पहले तो कंसिडर कर लें कि आप यू आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर ऑपरेशंस। और ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में तक स्पेसिफाई कर दिया कि जी जूनियर इंजीनियर ऑपरेशंस चाहिए, ठीक है। कुछ कंपनी से सिर्फ जूनियर इंजीनियर लिखा था। तो मेजर जो हमारी आज भी वैकेंसीज मौजूद हैं वो ऑपरेशंस में ही मौजूद है। तो आप बेसिकली ऑपरेशन के लिए ही कंसिडर होते हो सबसे पहले। अगर तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो तो अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस उस डिपार्टमेंट से क्लोजली रिलेटेड है, कि अगर आप एचआर में ये रिक्वेस्ट करते हो कि जी मैं या मटेरियल मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ या मैंने एमबीए किया हुआ है और मैं मटेरियल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो आपको उसके लिए पोस्ट के लिए कंसिडर करते हैं। प्राइमरीली आप ऑपरेशंस के लिए ही कंसिडर्ड होते हो। उसके बाद आप सर्विस में आगे जाके, क्योंकि मैं भी पहले स्टार्ट ऑपरेशन से ही लिया था और 2.5 साल मेरी ऑपरेशन की सर्विस थी। हमारा 100 लोगों का बैच था जिसमें से तकरीबन 90 जो थे वो ऑपरेशंस में ही गए। तो आप अंदाजा लगा लें कि 10% जो है वो बाकी डिपार्टमेंट में स्कैटर किए गए थे, 90% जो थे वो ऑपरेशंस में ही रखे गए थे। तो ऑपरेशंस आपका मेजर टारगेट होता है कंपनी का कि आप वहां पे अपनी वैकेंसी को पहले फिल करें, बिकॉज वो कंपनी का सबसे एक कहते हैं ना कि फ्रंट फेस होता है जहां से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है मेजर अपना सारा ऑपरेशन से। तो वो ज्यादातर उसका फोकस ये होता है कि ऑपरेशन में वो अपनी सीट को फिल करे, बाकी डिपार्टमेंट में फिर बाद में आते जाते। आप पहले ऑपरेशन के लिए कंसिडर किए जाओगे, लेकिन अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तो आप अपनी सर्विस में आगे जाके शिफ्ट कर सकते हो। एट द स्टार्ट अगर आपका बैकग्राउंड कोई उस अगले डिपार्टमेंट से बड़ा क्लोजली रिलेटेड है, जैसे ग्रिड स्टेशन में आपने कहीं काम किया किसी प्रोजेक्ट पे, ग्रिड स्टेशन कमीशनिंग में आपने कहीं काम किया, एक्सपीरियंस ऐसा है, तो वो फिर आपको कंपनी जो है वो जीएसओ अपने जीएसओ या जीएससी डिपार्टमेंट में भी कंसिडर कर सकती है और आपको वहां भेज सकती है। थैंक यू। अच्छा एक मिनट जरा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे और चाहिए थी। अच्छा फराज भाई, ये है कि मतलब मसलन एक सिटी में पोस्टिंग खाली है सीट और एक जो है वो गांव में खाली है, तो अब वो किस तरह एसटीओ को भेजेंगे कि इसको सिटी में भेजेंगे और इसको विली में भेजेंगे? इसके लिए वो आपसे पूछेंगे या खुद ही डिसाइड कर लेंगे? थैंक यू। देखिए हमारे बैच में ये हुआ था कि हमारी ट्रेनिंग के दौरान एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारे पास एक 3-4 ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स का एक ग्रुप आया था जिसने हर ऑफिसर से कोई 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू किया था। उससे वैसे पूछा गया था कि जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह आपका रिहाइश किधर है, आपके होम टाउन किधर है, इस तरह की चीजें पूछी गई थी। वैसे जो देखा गया था जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी डिफरेंट एरियाज में, तो एज एन सच कोई क्राइटेरिया नहीं था कि भाई ये बंदा जो है वो इस अर्बन के लिए सूटेबल है और ये बंदा रूरल के लिए सूटेबल है, ऐसी कोई बात नहीं थी। स्टार्ट आपका कहीं से भी हो सकता है, अर्बन से भी हो सकता है या रूरल से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सर्विस में जब आगे जाते हो तो फिर आपको मॉनिटर किया जाता है, असेस किया जाता है कि यार ये बंदा अर्बन के लिए सूटेबल नहीं है, ये हमने इसको अर्बन पोस्ट कर दिया, लिहाजा इसे रूरल भेजा जाए, और जो रूरल में हमने पोस्ट किया ऑफिसर ये रूरल के लिए सूटेबल नहीं है या इस पर्टिकुलर स्टेशन में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बेहतर, तो हम इसका स्टेशन चेंज कर देते हैं। आगे जाके भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं। स्टार्ट आपका कोई क्राइटेरिया, इतना कोई हाई क्राइटेरिया नहीं होता कि जी आपको जो है इन बुनियादों पे आपको कहा जाए, जस्टिफाई किया जाए कि आपकी अर्बन में पोस्टिंग इसलिए की जा रही है कि जी आप ये फैक्टर्स हमने कंसिडर किए। नहीं, स्टार्ट आपको कहीं से भी दे सकते हैं वो,
किसी जगह से भी दे सकते हैं, अर्बन से भी दे सकते हैं, रूरल से भी दे सकते हैं। जिस तरह आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं तो जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है उसके, तो आगे जाके फिर उसकी पोस्टिंग्स जो है उसकी उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं। थैंक यू। जी अगला सवाल। जी अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वही हो रहा है जो सबके साथ हो रहा है। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये एक चीज़ पूछनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, उसमें कुछ मेंबर्स अगर कोई जैसे इलीगल जो है कनेक्शन डालते हैं और वो उसके थ्रू ये होता है कि मंथली जो जैसे बिल आते हैं और वगैरह, तो वो फिर कहते हैं कि इस सोसाइटी में जो है यूनिट्स अकॉर्डिंग टू जो है ना कनेक्टेड लोड वो कंज्यूम नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से लोड शेडिंग पूरी सोसाइटी फेस करती है। अभी जैसे एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था कि न्यू हाउस बनाया था, तो उसमें ये हुआ कि वायरिंग गलत हो गई, तो उसमें जो लास्ट मंथ की यूनिट्स थे 300 यूनिट्स थे, और जो इस मंथ आ गए वो फिर डबल हो गए, जो रॉन्ग कनेक्शन वायरिंग जो है फ़ैन की हो गई थी। तो उसकी वजह से फिर क्या जस्टिफिकेशन होगी या क्या प्रोसीजर होता है उनका, क्योंकि वो तो कह देंगे कि आपने लास्ट मंथ किसी तरीके से इसको छुपाया है, इस मंथ आपका सामने आ गया, तो जो है आप इसको पे करें और इस तरीके से। तो ये मुझे पूछना था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में फिर किस तरीके से ये इस चीज़ को देखा जाता है और किया जाता है इसको मॉनिटर, ये सब। यार मसला Thank you, sir. पहले तो सवाल ये उठे हमजा साहब के, मसला जो है वो आपने पूरा बता दिया है। जिस तरह आप बता रहे थे कि फैन की वायरिंग जो है वो चेंज हो गई तो यूनिट्स जो है वो आपके ज़्यादा कंज्यूम हुए, या मीटर ने जी एराटिक बिहेवियर के तौर पे जो है ना वो यूनिट ज़्यादा शो किए हालांकि जितने बनते नहीं थे, तो इस तरह की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। तो वैसे ये आप अपनी फील्ड के ऑफिसर से सवाल पूछें, जाहिर सी बात है वो मीटर का स्टेटस चेक करेंगे, फिर आपकी इंटरनल वायरिंग देखेंगे कि कोई आपका मीटर में फॉल्ट या कोई इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है। जाहिर सी बात है वो फैसला फिर उसके बाद ही दिया जाएगा। मैं आपका सवाल जो है वो मेरे मुताबिक तो मैं शायद आप सही एक्सप्लेन नहीं कर पाए या मैं समझ नहीं पाया। इसके ऊपर सवाल, इसके ऊपर भी मजीद सवाल बनते हैं जो कि आप आपका जो फील्ड रिलेटेड ऑफिसर है वो आपसे पूछेगा, आप उसे जवाब दीजिएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तो हम नाम नहीं लेंगे, इससे रिलेटेड कंसर्न एसटीओ या जो फील्ड ऑफिसर होगा उस एरिया का इंचार्ज, वो आपको क्या गाइड करता है या वो उसका आपको क्या जवाब देता है, वो मसला देखता है, वहाँ पे साइट विजिट करता है उसका रिलेटेड ऑफिसर, फिर वो क्या जजमेंट देते हैं उसके बाद ही बेहतर पता चलेगा। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता यहाँ से क्या करते हैं ठीक क्या होता ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है तो वो रेस हैंड करके कर सकता है, या फराज भाई आप कोई सजेस्ट करना चाहें हमें, या इस सेशन के हवाले से या अपकमिंग सेशंस के हवाले से या हमारे इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कोई बात करना चाहें तो अगर। जी ये है कि अगर तो लेस्को का टेस्ट दोबारा होता है तो और ये मजीद एप्लीकेशंस को लिया जाता है अभी, तो पहली बात तो कंपटीशन आपका हाई हो गया, तो तैयारी अपनी अच्छी रखिएगा। लेस्को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिहाज से, अपना स्टार्ट लेने के लिहाज से आपको पोजीशन भी मिलती है, आप थोड़ी बहुत अपनी पावर्स भी को भी इंजॉय करते हैं यंग एज में, और एक अच्छी सैलरी आपको कंपनी देती है। उसके बाद आजकल का दौर देखिए तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, जो आजकल के हालात हैं हमारे पास। तो लिहाजा सेशन में जितने भी दोस्त आए हमारे, जितने भी लोग आए, उम्मीद करता हूँ कि
उनके सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। मेहनत आपने करनी है, अगर आपने एक्सेल करना है, अगर आपने अचीव करना है, जाहिर सी बात है 2015 में 6000 कैंडिडेट्स थे, तो 6000 में से 7000 में से 100 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना था। तो अब तो जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट रेशो पाकिस्तान में बढ़ गई है, तो आप 6000 तो आप समझें कि 50% ऑफ द एप्लीकेंट्स होंगे, आपको 8 से 10,000 कैंडिडेट्स से आपका मुकाबला होगा। और उस जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, अभी रिसेंटली 60 सीट्स जो है वो वेकेंट जो है वो 80 मेरे ख्याल से 80 पोजीशंस आई थी, वैकेंसी आई थी। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और टेस्ट में भी अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, और इंटरव्यू में भी बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह मालिक। ठीक है फराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और ये है कि इंशाल्लाह फिर अगर ऑडियंस को इसके अलावा भी कोई सवाल होगा तो फिर मैं आपको पर्सनली अप्रोच कर लूँगा, या ग्रुप पे सवाल आप उसके पूछ लेंगे। जी श्योर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच फराज, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।